अस्सलाम वालेकुम डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफिया बट, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्सा नंबर 22। सामिन, मुस्तफ़ा जिस तरह से उसे शॉपिंग करवा रहे थे वो तो चकरा कर रह गई। बेशक मामा बाबा ने उसकी हर ख्वाहिश को हमेशा अहमियत दी, उसे पूरा किया। मामा बाबा और वो पहनने ओढ़ने, खाने पीने, लेने देने में खुले दिल के मालिक थे। जब से वो खुद कमाने लगी थी तब से हाथ और खुल गया था, मगर फजूल खर्ची और असराफ का तसव्वुर ना था उनके यहाँ। और सामिन मुस्तफ़ा जेवरात लेते हुए खोला कि जिस चीज़ पर निगाह भी पड़ी उन्होंने ख़रीद ली। लाख वो शोर मचाती रही कि इतनी ज्वेलरी वो कभी पहन नहीं पाएगी। शादी के जोड़े पे तो हद हो गई। 4.25 लाख का लहंगा उन दोनों को पसंद आ गया, मगर कीमत मालूम होने पर खौला नहीं मानी। दोनों के बीच कुछ बहस और फिर बदमज़गी हो गई। डिज़ाइनर से मीटिंग के बाद बाहर निकलते ही खौला ने उनका मूड देखा। सामिन, यकीन करो, इसी फैब्रिक और इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैं इससे बहुत कम कीमत में ये ड्रेस तैयार करवा लूँगी। बात कलर्स या काम की नहीं खौला, तुम शादी पर सादा सा लाल जोड़ा भी पहन लोगी तो मुझे अच्छी लगोगी। बात यह है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा लग जाए तो पैसा उसके सामने हकीर लगता है। बस वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए ले लेना चाहता हूँ। इस दफ़ा इतना अहम होने का ख्याल भी खौला का खुश ना कर पाया। मेरा दिल नहीं मानता जामिन, महज चंद घंटे पहनने के लिए इस कीमत का लिबास। किसी गरीब लड़की का तो पूरा जहेज़ बन जाए। वो प्रोफेसर ज़ैद अबसार की बेटी थी, उन पर ही गई थी। ज़ैली सड़क से गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए जामिन ने उसकी तरफ देखा। तुम अम्मा जैसी बातें करती हो। वो भी कभी रवायती किस्म की जागीरदारनी ना बन पाई थी। उनके चेहरे के नकूश में वही हमेशा वाली नरमी रच बस गई थी। थोड़ी देर पहले वाली बदमज़गी का शायबा तक ना रहा था। खौला ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है अम्मा मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर गईं, वरना उनके बेटे पे अपना नुक्ता नज़र वाज़े करना खासा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। जामिन मुस्कुरा दिए। वैसे मुझे तो बाबा भी रवायती वडेरे नहीं लगते। रद्द-ए-अमल उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक था। वो फ़ौरन अपने होंठ भींच गए। एक बात कहूँ जामिन, उसने डरते डरते उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहने की इजाज़त दी, ना ही मना किया, और उसने तो बात करनी ही थी। कितने दिनों से वो इस मौजू पर बात करना चाहती थी। जामिन, बाबा चाहते हैं कि हमारा वलीमा गांव में हो, और हरगिज़ नहीं। उन्होंने उसकी बात मुकम्मल भी ना होने दी और कतईयत के साथ इनकार कर दिया। उस हवेली में तुम कदम भी रखो मुझे मंजूर नहीं। क्यों? वो खामोश रहे। उसने अपना सवाल दोहराया, फिर जवाब में खामोशी थी। वो चिढ़ गई। सामिन, मैं पूछ रही हूँ कि क्यों? मुझे वजह बताएं, फिर तो हो सकता है कि मैं कायल हो जाऊँ। माना कि आप वकील हैं, मगर मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं, कतई अंदाज में कहते हुए उन्होंने डैशबोर्ड पर रखे सिगरेट केस की तरफ हाथ बढ़ाया। खौला ने जल्दी से केस एक तरफ कर दिया। सिगरेट मत पिया करें आप। जब तुम आ जाओगी तो नहीं पीऊँगा। क्यों? फिर सूरज किसी और तरफ से तुलू होगा क्या? नहीं, आपकी गुर्बत में किसी और नशे की ज़रूरत नहीं रहेगी। वकील साहिबा की बोलती बंद हो गई। वो गुलाबी चेहरा लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। जामिन, मुस्तफ़ा पे अगर संजीदगी तारी हो जाती तो वो कभी भी इतनी जल्दी नॉर्मल मूड में नहीं आते थे, मगर खौला बिन्नत ज़ैद की रफ़ाकत में बड़ा दम था। कुछ कह रही थी आप? वो मुस्कुराते हुए उसे तंग करने के अंदाज में पूछ रहे थे। मैं नहीं, मामा कहती हैं कि औरत की अदा और मर्द की ज़ुबान उसके ख़ास हथियार हैं शेयर करने के लिए। उसका चेहरा अभी भी खिड़की की तरफ था। औरत की अदा? तो आज सुबह से जो आप मुझसे लड़ रही हैं वो आपकी अदा ठहरी क्या? वो मुस्कुराने पर मजबूर हुई। और क्या कहती हैं आपकी मामा? और कहती हैं, मर्द सुन सबकी लेता है मगर करता अपने मन की है। उसके लहजे में कहीं हल्की सी खफगी की झलक थी। वो उसे देख कर रह गए। खौला, थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो बोले, मैं गोठ इतला करवा देता हूँ, हम वलीमा वहाँ करेंगे। मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ और मान भी रहा हूँ। वो बिल्कुल संजीदा हो चुके थे। खौला ने चेहरा फेर कर उनकी तरफ देखा। सामिन, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश कब है कि आप सिर्फ मेरी सुने और सिर्फ मेरी माने। मैं तो ये चाहती हूँ आप अपनी सही तरह से सुनाएं और फिर मनवाएं। आपके अपने बाबा और बहन भाइयों के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे भी शेयर करें। आखिर मैं भी इस ख़ानदान का हिस्सा बनने जा रही हूँ। तुम भी गलत समझ रही हो खौला, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी कोई मिस्ट्री या पज़ल नहीं कि तुम सॉल्व ना कर पाओ। शायद बहुत आम सी बातें हैं। जब तुम उस घर में आओगी तो हक़ाइक़ तुमसे छुपे थोड़ी रहेंगे। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वक्त सिर्फ मेरा और तुम्हारा हो, हम सिर्फ अपनी बात करें, अपने ख्वाब देखें, तो क्या मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश नाजायज़ है?
खोला को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फूल, वो एकदम चिल्लाई। सिर्फ फूल या गजरे भी? वो शरारत से मुस्कुराए। सिर्फ फूल। वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। उसने सोच लिया था कि अब वो ज़ामिन से उसके बाबा, फैमिली और गोट के बारे में उस वक्त तक बात नहीं करेगी जब तक वो खुद ना चाहे। जब ज़ामिन मुस्तफ़ा आए, प्रोफेसर ज़ैद अफसार बनियान शलवार में मलबूस, हाथों में पाइप लिए माली की हफ्तावार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। और वो जो माली था, ज़ैद हाशिम, वो मज़े से पढ़ाई के बहाने अपने कमरे में बैठा था। आज छुट्टी का दिन था और सरवत ने ज़ामिन को लंच पर इनवाइट किया था। ज़ामिन उन्हें लॉन में देखकर उनकी तरफ चले आए। छोटे से सजे सवरे लॉन को देखते हुए उनकी नज़रों में सताइश थी। आपका और मेरा ये शौक़ मुश्तरक है। मैं भी अपने फूल पौधों की देखभाल ज़्यादातर खुद करता हूँ। बड़े नायाब पौधे हैं मेरे पास। कभी आए ना घर और देखे मेरा लॉन, मैंने कैसा संवारा हुआ है। ज़ाहिर है भाई, मेरे चमन का सबसे खूबसूरत फूल चुरा कर ले जा रहे हो। बहार तो तुम्हारे यहाँ ही आनी है। प्रोफेसर साहब ने शगुफ्तगी के साथ जवाब दिया तो ज़ामिन हंस दिए। ज़ामिन, एक बात करनी थी बेटा तुमसे, मगर सरवत को पता ना चले। प्रोफेसर साहब पाइप एक तरफ रख कर उनके करीब आए और उनके कंधे पर हाथ रख कर राजदाराना अंदाज में कहने लगे। जी कहें, ज़ामिन ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। मेरे स्टूडेंट के भाई का एक्सीडेंट हुआ है। 6 माह से बिस्तर पर पड़ा है। इलाज के लिए काफ़ी रकम दरकार है। गरीब है, छोटे छोटे बच्चों वाला है। उसका इलाज करवा दो तो अल्लाह जज़ा देगा। जी ज़रूर, मुझे खुशी होगी अगर वो सेहतयाब हो जाए तो। अल्लाह भी खुश होगा बेटा। प्रोफेसर साहब का रोशन चेहरा इत्मीनान और सुकून के एहसास के साथ चमकने लगा। चलो अंदर चलें। मैं तो डर ही गया था, ऐसी क्या बात है जो आंटी से छुपाई जा रही है। अरे भाई, उसको पता चला तो लड़ना शुरू कर देगी मुझसे कि होने वाले दामाद से फलाह व बहबूद के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया। ज़ामिन हल्का सा मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि ये प्रोफेसर ज़ैद अफसार भी कितने सादा इंसान हैं जिनके रौब में वो अभी तक रहते हैं। तुम बैठो, आज ख़वातीन किचन में बड़ी बिजी हैं, उनको इत्तला कर दूं। और ज़रा अपना हुलिया भी दुरुस्त करो। वो उन्हें लाउंज में बिठा कर जाने लगे और फिर पलटे। और ज़ामिन, ये खोला को जेवर वगैरह कम लेकर दिया करो। मेरी बेगम ने देख देख कर मुझसे हिसाब किताब शुरू कर दिया है कि मैंने आज तक उसे क्या क्या लेकर दिया है। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहकर वो चल दिए। ज़ामिन उन्हें देख कर रह गए। कैसे लोग थे ये लालच और हिर्स से पाक। उन्होंने जन जर ज़मीन के पीछे कुत्तों की तरह एक दूसरे को भंबोड़ते देखा था लोगों को। इसी ज़मीन के चक्कर में उनके अपने ख़ानदान की एक औरत कारी कर दी गई। वो औरत जिसकी शर्मो हया की लोग मिसाल देते थे। उसका नाम किसी के साथ जोड़कर उसकी जान लेकर गैरतमंद भी बन बैठे और उसकी ज़मीन पे काबिज़ भी हो बैठे। जाने क्या क्या याद आने लगा था उन्हें। खोला को देखा, उसकी हंसी को सुना तो भयानक सोचों से दिमाग को आज़ाद करवा पाए। सफ़ेद घेरदार शलवार के साथ छोटी गोल दामन के रॉयल ब्लू और वाइट प्रिंट की कमीज़ पहने, सफ़ेद दुपट्टा गले में डाले घरेलू से हुलिये में वो बहुत अच्छी लग रही थी। उनके साथ बातें करते हुए वो हरा धनिया और हरी प्याज काट रही थी। मामा और बाबा की मौजूदगी में वो उसे कह ना पाए, मगर हकीकत ये थी कि उसे इस रूप में देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आपकी मुलाकात हो गई उस लड़के से? खोला ने इस बात में सर हिलाते हुए उन्हें तफसीलात से आगाह किया। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस पे अब्दुल हादी की बेल हो सकती है। उस पर लगा हुआ इल्ज़ाम साफ़ हो सकता है। हाँ, मगर अब्दुल हादी भी ना अपनी आज़ादी के लिए भी इसलिए मुंह ना खोलेगा कि इससे उसके महबूब पे उंगलियां उठेंगी। अजीब दीवाना है। मुझे तो हैरत होती है। ऐसे चाहने वाले भी हैं आज की दुनिया में। प्याज काटने में मगन वो बोल रही थी। ज़ामिन मुस्कुराए। हम पे निगाह नहीं चाहती आपकी। उन्होंने कहना भी चाहा, मगर कैसे कह देते। दाएं जानिब होने वाला ससुर और बिल्कुल सामने होने वाली सास जो बैठे थे। ज़ामिन मुस्तफ़ा की माएँ, सौतेले बहन भाई, चचा और फुफियाँ, चाहे अपने पन में चाहे दुनिया दिखावे को सही, शादी में शिरकत के लिए हफ्ता भर पहले आने को तैयार बैठे थे। इससे पहले कि वो तैयारी पकड़ते, ज़ामिन ने उन्हें वलीमे के दावतनामे भेज दिए। अब वो भला कैसे पहले आ जाते। कई ने तो एहतजाजन वलीमे पे भी ना जाने का ऐलान कर दिया और ज़ामिन को इससे कुछ फ़र्क ना पड़ता था। खोला का मुर्ख ने फ़ोन पर बताया था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वलीमे पर ही पहुंचूंगी। मैं तो आखिरी वाइवा देते ही कराची आ धमकूंगी, भाव को भले अच्छा लगे ना लगे। मुर्ख ने अपने इरादे जाहिर किए तो वो हंस दी। 2 हफ्ते पहले वो पहुंच गई थी। शादी के लिए अपनी तैयारी उसने खोला के साथ की थी। 2 बार ज़ामिन मुस्तफ़ा भी उनके साथ थे। उसने महसूस किया था कि वो बहुत खामोश रहे। मुर्ख ही उनके साथ कोई ना कोई बात करती रहती। वो उन लोगों में से थी जो खुद आगे बढ़कर अजनबियत की दीवार गिराते हैं, फासले मिटाते हैं। जब वो पहली बार रिश्ते के लिए अपने वालिदैन के साथ उनके घर आई थी तो वालिद और छोटी माँ की मौजूदगी में चुप चुप रही, मगर अब उसकी खुशमिजाजी देखकर उसे लगता कि ज़ामिन के करीब जाने में भी सारी कोशिश उसकी अपनी होगी।
और यही बात जब उसने चाचा जी की थाली खाते हुए उससे कही तो वो हंस दी। ठीक कह रही हैं आप भाभी। भाऊ तो शायद जानते भी ना थे कि उनकी 5 माओं के बच्चों में से एक मूर्ख फातिमा भी है। बाबा की हर बीवी ने उन्हें ज़्यादा बेटे दिए। मेरी माँ की 3 बेटियाँ थीं, इसलिए वो बस मंजर में ही रहीं। बड़ी दोनों बहनें 14-15 बरस की उम्र में ख़ानदान में ही ब्याही गईं। उसी ख़ानदान की बेटी होने के बावजूद मेरे अंदर अलग सी ख्वाहिश पैदा होने लगी। मैं आगे बढ़ने के, डॉक्टर बनने के ख्वाब देखने लगी। ये जानकर हवेली में तो जैसे क़यामत ही आ गई। अदा मल्हार और अदा मेहरान ने कह दिया कि मैंने आइंदा ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार भी किया तो वो मेरी ज़ुबान खींच डालेंगे, मेरी टांगें तोड़ देंगे। और अम्मा से कह दिया कि वो मेरी शादी की तैयारी करें। बाबा तो बहुत सुलझी हुई तबीयत और खुले जहन के मालिक लगते हैं। उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की? खोला को हैरत हुई। बाबा औरत ज़ात के लिए नरम गोशा रखते हैं, मगर वो औरत के जज्बात और एहसासात को समझ नहीं पाते। हम बहनों की पैदाइश पे और उन्होंने ख़ानदान के बाकी मर्दों की तरह कभी हमारी माँ को बेटियाँ पैदा करने का ताना नहीं दिया, मगर वो प्यार, वो तवज्जो और हकूक़ भी नहीं दिए जो हमें मिलने चाहिए थे। अदा मेहरान और अदा मल्हार के रवैयों पे वो बिल्कुल खामोश रहे। और फिर जब चाचा ने कह दिया कि अगर मुल्क ने अपनी तालीम जारी रखी तो वो मुझे अपने बेटे के लिए नहीं लेंगे, तो बाबा ने अम्मा से कह दिया कि मुल्क से कहो वो खामोशी के साथ कराची या हैदराबाद जाकर अपनी शादी की तैयारी करे। यकीन करें भाभी, उन दिनों मुझे लगता था कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका है। फिर अब्बास ने मुझे मशवरा दिया कि मैं जामिन भाऊ से बात करूं। मैंने अब्बास से नंबर लेकर इनसे बात की। फिर तो जैसे करिश्मा ही हो गया। 25 साल बाद हवेली ने जामिन भाऊ की आवाज़ सुनी। उन्होंने फ़ोन किया था मेरे लिए, और फिर 3 साल बाद उन्होंने हवेली में कदम रखा आपके लिए। फिर बाबा मान गए आराम से। अरे वो तो राय दयास की तरह अपना सर काटकर भाऊ के हाथ में दे देते उस वक्त। ये बात क्यों ना मानते? इतना प्यार करते हैं बाबा जामिन से, फिर जामिन उनसे इतने खफा क्यों हैं? खाना पीना वो दोनों यकसर भूली हुई थी। शायद बाबा की इतनी शादियों पे उन्हें एतराज़ हो, या फिर अपनी माँ से बाबा के सलूक पे नाराज़ हों। बाबा ने उनके साथ पसंद की शादी की और फिर तलाक देकर घर से निकाल दिया। पहली वजह तो खोला के जहन में भी आती थी, मगर यह सुनकर उसे शदीद झटका लगा कि जामिन के बाबा उनकी अम्मा को तलाक दे चुके थे। पीले जोड़े में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। बालों, कानों और कलाइयों में सजे मोतियों की कलियों से ज़्यादा वो खुद महक रही थी। सहेलियाँ, कज़न्स और छोटी मामी ढोलक पे मेहंदी नी मेहंदी गा रही थी। लाउंज में कालीन पर उन्हीं के बीच बैठी, लबों पे धीमी सी मुस्कान सजाए वो उन्हें सुन रही थी। कभी कभी तालियों में उनका साथ दे देती। अक्सा की कॉल आई तो वो उठकर मामा बाबा के बेडरूम में आ गई। अक्सा बेवफा उससे बरसों पुरानी दोस्ती भुलाए जामिन मुस्तफ़ा की तरफ से आ रही थी। उसके ताने और लानते मलामते सुनने के बाद उसने इतला दी कि वो लोग उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। उसने मुस्कुराते हुए सेल फ़ोन कान से हटाया ही था कि दूसरी कॉल आ गई। नंबर नया था। तो पिया को प्यारी हो रही हैं एडवोकेट खोला बिन्नत ज़ैद। उसने आवाज़ पहचान कर लब भींच लिए। शिकवा रहेगा कि आपने हमें दावत नहीं दी। हमने तो सुना था कि खुशी गमी के मौका पर सब दुश्मनियां भुला दी जाती हैं। वो इस वक्त अपना मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसलिए अपना मोबाइल ही ऑफ़ कर दिया। वो जानती थी कि अब वो मुख्तलिफ़ नंबरों से बार बार कॉल करने की कोशिश करेगा। दुल्हा वाले आ गए हैं, उसकी कज़न वर्दा ने शरारती से अंदाज में आकर इतला दी। उसके लब मुस्का उठे। बहुत कम लोग आए हैं तुम्हारे ससुराल की तरफ से। हाँ, जामिन की फैमिली से ज़्यादातर गांव में रहते हैं, वलीमे पर आएंगे सब, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। वो जानती थी कि ऐसे सवाल उठेंगे। वर्दा के जाने के बाद वो बेड से उठकर आईने के सामने आने लगी, मगर बेइख्तियार उसके कदम खिड़की की जानिब उठे। लान बकाए नूर बना हुआ था। मेहंदी का छोटा सा फंक्शन यहीं होना था। जामिन मुस्तफ़ा बाएं रुख से उसे नज़र आ रहे थे। सफ़ेद कमीज़ शलवार, कंधों पे अजरक, वो आज बिल्कुल सिंधी वडेरे लग रहे थे। उसकी निगाह उन पर से हटनी मुश्किल हुई। वो साहिर हमेशा की तरह मंत्र पढ़कर उसे सहरज़दा सा कर गया। वो उन्हें देखती चली गई। अब वो पीले और सफ़ेद फूलों की छत से ढके और सजे सोफ़े से उठकर किसी की बात सुनने लगे थे। अब वो बिल्कुल सामने थे। कितने वजीह, कितने पुरवकार लग रहे थे वो। जाने किस किस ने उनके साथ की ख्वाहिश की होगी, मगर अल्लाह उस पर मेहरबान था, सो उस शख्स का साथ उसके नसीब में लिखा। वो बड़ी आसूदा सी होकर मुस्कुरा दी। उस पल बात करते करते जामिन की निगाह भी उस तरफ उठी। वो एकदम पीछे हटी। बाहर लॉन में जामिन से बात करता हुआ अब्बास हैरान रह गया कि इतनी संजीदा गुफ्तगू के दौरान जामिन भाव के चेहरे पर एकदम इतनी जानदार, इतनी भरपूर मुस्कुराहट कहाँ से आ बिखरी। अंदर वो धक धक करते दिल के साथ माथे पर हाथ मारते हुए फिर से बेड पर आ बैठी। तौबा है, जामिन भी क्या सोचते होंगे। ओहो, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। वजह? अक्सा और मामी कमरे में दाखिल हुई। अब अक्सा कमर पर हाथ रखे उससे पूछ रही थी। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई।
छोड़ो भाई, ये वक्त ही ऐसा होता है। इन दिनों मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, मामी हंसते हुए बोली। हाँ, और बाद में लड़ने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, अक्सर ने मुंह फुलाकर कहा। उसकी तैमूर से ताज़ा ताज़ा झड़प हुई थी। अच्छा डराओ मत मुझे, खोला फ़ौरन बोली तो वो दोनों हंसती। अच्छा नहीं डराती मैं तुम्हें, खुश करती हूँ। तुम्हारा हीरो तो आज इतना ज़बरदस्त, इतना हसीन, इतना जमील। बस बस नज़र मत लगा देना, उसने हंसते हुए कहा। मेरा तैमूर किसी से कम है क्या जो मैं तुम्हारे साईं को नज़र लगाऊंगी? जहाँ जामिन मुस्तफ़ा होता है वहाँ कोई और नज़र नहीं आता। वो शौक हुई। मामी ने प्यार से उसे देखा। लड़की, कल के बाद से तुम हमें पहचानोगी भी या नहीं? अक्सा मुतफक्किर हुई तो वो हंसती। उसे जामिन मुस्तफ़ा के साथ बिठाया गया तो हर एक के मुंह से इस जोड़ी को देखकर बेख्तियार माशाअल्लाह निकला। अब्बास ने आगे बढ़कर अपना तारुफ खुद करवाया। नाम से तो वो पहले जानती थी, एक दो दफ़ा जामिन ने उसके सामने फ़ोन पर बात करते हुए ये नाम लिया था। फिर मुर्क की गुफ्तगू में तो उसका अक्सर नाम आता था। तभी उसे पता चला था कि वो उनका भाई है जो NED से आर्किटेक्ट बनकर निकलने वाला है और मिजाज में हवेली में बसने वाले भाइयों से खासा मुख्तलिफ है। बड़ा ढीठ किस्म का देवर हूँ मैं आपका। कुछ बंदे हमारे साथ खासी सर्द महरी से पेश आते हैं, मगर हम भी उनकी जान छोड़ने वाले नहीं, उसने कनखियों से जामिन की तरफ देखते हुए कहा। और आपके लिए वार्निंग है, खुश दिली से हमारे रिश्ते को कबूल कर लें, वरना मुझको भुगतना तो आपने फिर भी हर हाल में है। उसका धमकियामेज़ लहजा सुनकर वो हंसती और उसकी मधुर हंसी जामिन मुस्तफ़ा पर तारी होती संजीदगी को परे धकेल कर उनके होंठों पर भी मुस्कुराहट सजा गई। माशाअल्लाह, बड़ी समझदार हैं आप। अपनी बात के रद्द-ए-अमल पर उसकी हंसी को अब्बास ने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद जानकर सराहा। बड़े किस्मत वाले हैं हमारे भाऊ जिन्हें आप मिल रही हैं। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ, वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए बोली। ओह, अब्बास के साथ साथ मुख्तलिफ शरारत भरी आवाज़ें बुलंद हुईं। ठीक कह रही थी अक्सा तुम, कल के बाद तो ये लड़की हमें पहचानने वाली नहीं, मामी बोली। अक्सा तो रहने दे भाई, ये तो हमें भूल गई। बजाय सहेली की तरफ से शिरकत करने के लड़के वालों के साथ आ रही थी। खोला की फूफी ने अक्सा की क्लास ली। इनका कसूर नहीं है, मैंने ही इसरार किया था कि ये हमारे साथ चलें, मुर्क ने जल्दी से उसकी सफाई दी। तुम दुल्हा की बहन हो, इसलिए तुम्हारे साथ खून भी माफ़, मामी ने शहाना अंदाज में कहा तो सब हंस दिए। मेहंदी की रस्म शुरू हुई तो जामिन मुस्तफ़ा तो इसलिए बच गए कि सब उनसे कुछ झिझक रही थी, मगर खोला की शामत आ गई। मिठाई खिला खिलाकर बेचारी का बुरा हाल कर दिया। आखिर अब्बास ने उसकी हालत देखकर ऐलान किया कि खोला के स्टैंड बाय पे अब वो मिठाई खाएगा। वर्दा की ढोलक, मामी और साहिरा की खूबसूरत आवाज़ पर सभी झूमे, मगर असल रंग तब जमा जब सबकी पुरजोर फरमाइश पर मुर्क ने मोमल के साथ मिलकर मोर थो टुल्ले राना गाना शुरू किया और अब्बास उस पर सिंधी भंगड़े के स्टेप्स लेने लगा तो हर तरफ वाह वाह मच गई। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और कंधों पर अजरक, इस हुलिये में वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। फिर खोला का मामूजाद भी उसके साथ शुरू हो गया। तो आप हमें छुप छुप कर देख रही थी। सबका ध्यान अब्बास और फैज़ान की तरफ था जब जामिन मुस्तफ़ा ने थोड़ा उसकी तरफ झुककर उसे छेड़ा। उसका चेहरा धनक रंगी हो गया। जवाब क्या देती, मुस्कुराती रही। इससे पहले कि वो उसे मज़ीद तंग करते ज़ैद कार्डलेस लिए उनके पास आया। आपके घर से फ़ोन है। जामिन मुस्तफ़ा ने ज़ैद के हाथ से कार्डलेस लिया और निस्बतन खामोश गोशे में आकर बात करने लगे। वापस आए तो बहुत खुश लग रहे थे। खोला, मुझे जाना होगा, मेरी बहुत ख़ास मेहमान आई हैं। उसका दिल तो नहीं चाहा कि वो अभी जाएं, फिर भी मुस्कुराकर सर हिलाया। बाकी सब ये जानकर के दुल्हा वाले तशरीफ़ ले जा रहे हैं चीख उठे। भाऊ अभी रुक जाए ना कुछ देर और, मुर्क का भी जी नहीं चाह रहा था अभी से जाने को। मैं अकेला जा रहा हूँ, आप लोग बाद में आ जाना, उन्होंने कहा और प्रोफेसर ज़ैद अबसार से इजाज़त लेने के लिए उनकी तरफ गए। कौन मेहमान आया है? मुस्तफ़ा अमीन ने बेटे के चमकते चेहरे को देख कर पूछा, मगर उन्होंने बाप के सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने मुड़कर एक निगाह हंसती मुस्कुराती खोला पर डाली और गेट की तरफ पड़ गए। मामा बाबा के साथ साथ वो कुछ और चीज़ों को भी अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बहुत मिस करने वाली थी। उनमें से एक ये बेल थी, सफ़ेद और गुलाबी फूलों से ढकी महकी महकी सी। उन फूलों को मुलायमत से छूते हुए वो उदास होने लगी। आजकल वो दो कैफियत में घिरी हुई थी, बहुत खुश और बहुत उदास। जिस घड़ी उदासी गालिब आती उसके मुस्कुराते चेहरे पर सजी सियाह आंखें भीग उठती और जिस पल खुशी उदासी से ज़्यादा असर दिखाती वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा उठती। ताज़ा हवा के झोंके ने फूलों से चुराकर खुशबुएं उस पर निछावर की। पलकों पर चमकते मोती अपनी उंगली की पोर पर सजाते हुए उसने सोचा, पता नहीं उस घर में ये बेल होगी या नहीं। अगर ना हुई तो मैं जामिन से कहकर लगवा लूँगी। तुम सोई नहीं अभी तक? वर्दा आंखें मलती हुई आई। चांदनी रात में तुम जिसके तसव्वुर से बातें कर रही हो वो तुम्हारे ख्वाबों में भी आ जाएगा। फ़िक्र मत करो, नींद पूरी होने से सुबह फ्रेश भी लगोगी, इसलिए सो जाओ। उसने मुस्कुराते हुए ताबेदारी से सर हिलाया तो वर्दा जमाइयाँ लेती हुई वाशरूम चली गई।
उसने कमरे में जाते हुए एक बार फिर हर शय पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। कल उसने चले जाना था और ये लॉन में लगे पौधे, उन पर खिले फूल, गेट, दीवारें, ये टेरेस सब यहीं रह जाना था। हाँ, ये बदलियों से झांकता चांद उसके संग जाता। शुक्र है ए चांद, तुम वहाँ भी मेरे साथ होगे। कल मैं तुम्हें अपने ज़ामिन के संग देखूंगी, तुम भी हमें देखना, पर देखो जलना मत हमसे, समझे। वो दीवानी मध्यम सुरों में हंसते हुए कमरे में आई। बेड पर आकर लेटी तो हस्बे आदत एक नज़र मोबाइल पर डालनी चाहिए, वो तो बंद था। साहिबा जब से ये मोबाइल मामा के कमरे से उठाकर उसे पकड़ा कर गई थी, तब से उसने उसे यूं ही बेड साइड टेबल पर रख छोड़ा था। अब स्विच ऑन किया तो 24 मैसेजेस थे और मिस्ड कॉल्स नोटिफिकेशन में ज़ामिन मुस्तफ़ा की 11 कॉल्स थी। उफ, उसने अपने माथे पर हाथ मारा और जल्दी से इनबॉक्स खोला। अनरीड मैसेजेस पर निगाह डाली। ज़ामिन मुस्तफ़ा का एक मैसेज भी था। उसने जल्दी से खोला। दिल नहीं चाह रहा था तुम्हें वहीं छोड़कर आने को। खैर, दिल को बहला रखा है। एक रात की बात है, फिर ना हमें आपके बगैर अकेले वापस आना पड़ेगा, ना ही आपको हमें छुप छुप कर देखना पड़ेगा। तौबा है, वो निचले लब का कोना दांतों में दबाए मुस्कुराई। ज़ामिन ने उसकी चोरी जो पकड़ ली थी, अब लगता था कि उसे छोड़ने वाले नहीं। ये किसका मैसेज पढ़कर इतना शर्माया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है। वर्दा वॉशरूम से निकली तो बन्नों को देखकर पूछा, किसका हो सकता है। खोला ने शौकी से उसी से सवाल किया तो वो हंस दी। कसम से खोला, मुझे क्या, हम कज़न्स में से किसी को भी नहीं लगता था कि खोला को किसी से यूँ मोहब्बत हो सकती है। वर्दा ने बेड पर लेटकर उसकी तरफ करवट लेते हुए कहा, मुझे भी नहीं लगता था। वो मुस्कुराई। वैसे काफ़ी मगरूर सा बंदा लग रहा था तुम्हारा ज़ामिन मुस्तफ़ा। अच्छा, मुझे तो नहीं लगते। वो मुस्कुराई। जाहिर है तुम्हें क्यों लगेंगे। हाँ, उसका भाई अच्छा था, हंसमुख, नरम खूह, जिंदा दिल। बस ये तुमने अब्बास को कुछ ज़्यादा ही गौर से नहीं देख लिया। हाँ, तो उसी को देखना था। तुम्हारे मगरूर हीरो को गौर से देखकर मैंने क्या करना था। मगरूर नहीं हैं ज़ामिन, बस ज़रा रिज़र्व रहते हैं। तुमसे भी। वो मुस्कुरा दी। उसके लिए तो ज़ामिन मुस्तफ़ा की शख्सियत का एक अलग ही रंग था, जिस पर बकौल उनके सिर्फ उसका ही हक था। बस तुम्हारे मुख की लालियाँ और मुस्कुराहटें देखकर ही जवाब मिल गया है। वर्दा ने छेड़ा तो वो हंस दी। उस पर उसका मोबाइल गुनगुनाया। ये रिंगटोन तो उसने ज़ामिन के लिए सेट की हुई थी। उसने हैरत से घड़ियाल पर नज़र डालते हुए मोबाइल उठाया। ज़ामिन भाई का है। उसने सर हिलाकर जवाब दिया। वो उठ बैठी थी। सुबह के 3:30 बजे भी उन्हें चैन नहीं। अब तो मुझे मुकम्मल जवाब मिल गया। मौसूफ तुम्हारे लिए क्या मिजाज रखते हैं। वर्दा की बात पर हंसते हुए उसने कॉल अटेंड की। मुझे सोने दो, जाकर टेरेस पर बातें करो। वर्दा ने चादर ओढ़ते हुए हुक्म दिया तो वह ताबेदारी से सर हिलाते हुए टेरेस पर आ गई। फिर 13वीं के चांद ने फजर की पहली अजान तक उस महजबीन को तका था, जिसके रुखसारों पर सुर्ख गुलाब खिले थे, जिसकी आंखों में गगन के सारे तारे भरे थे और जिसकी हंसी नगमे सुनाती थी। आईना उसका वो रूप दिखा रहा था जिसमें वो खुद भी अपने आप को पहचान ना पा रही थी। ज़्यादातर सादा से हुलियों अंदाज में रहने वाली खौला बिनत ज़ैद आज इस भारी कामदार जोड़े और सोने के ज़ेवरात पहनकर माहिर मशाता के हाथों से सजकर दुल्हन के रूप में बहुत हसीन लग रही थी। ज़ामिन भाई की खैर नहीं आज। वर्दा ने दिल थामा। वो मुस्कुरा दी। तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारे जूते, तुम्हारा मेकअप, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ शानदार। लेकिन जानती हो वो क्या शय है जो तुम्हें इतना हसीन बना रही है। ब्यूटिशियन बेला ने अपना सामान समेटते हुए कहा और उसको नज़र भर कर देखने से एतराज़ किया, मुबादा उसकी नज़र न लग जाए। खोला मुस्कुराते हुए उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। अच्छा और मनपसंद हमसफ़र पा लेने का एहसास। सर झुकाकर अपने कंगन से खेलती खौला बिनत ज़ैद के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारे चेहरे पर जो रौनक है, जो चमक है, वो किसी अच्छे मेकअप की मरहूने मिन्नत नहीं। तुम्हारी चाल में, उठने बैठने में जो एतमाद झलक रहा है, वो इस लहंगे और सतलड़ी दोहरी की वजह से नहीं, बल्कि किसी की मोहब्बत के एहसास की देन है। ये रौनक, ये खुद एतमादी। मैं 12 साल से दुल्हनें तैयार कर रही हूँ। लाखों के लहंगे पहनकर उनका बदन जगमग करता है, फिर मैं अपने हाथों से उन्हें तैयार करके अपने हाथों से लाखों के गहने पहनाती हूँ, मगर दुल्हन वाला रूप उसी पर आता है जिसका दिल खुश हो, फिर चाहे उसका लिबास सस्ता ही क्यों ना हो, उसके कानों, हाथों, बाजुओं और गर्दन में इमिटेशन ज्वेलरी ही क्यों ना हो। खौला की आज तक बेला के साथ ज़्यादा बात नहीं हुई थी। वो जिस पार्लर हेयर कटिंग के लिए जाती थी, बेला उसी पार्लर में ब्राइड्स तैयार करती थी। अपने काम में मगन रहने वाली बेला इतनी गहरी बात भी कर सकती है, इसका अंदाज़ा उसे आज हुआ था। बेला ने करीब आकर उसका झूमर ठीक किया। ऐसे ही मुस्कुराती रहो हमेशा। जज़ाक अल्लाह, आप खाना खा कर जाइएगा। बहुत शुक्रिया, आपकी दावत ज़रूर कबूल करती, मगर क्या है कि मुझे एक और ब्राइड तैयार करनी है, बस मैं निकलती हूँ। बारात आ गई थी। वर्दा भागकर बाहर चली गई। उसका दिल तेज़ी के साथ धड़कने लगा था।
मुस्कुराहट की जगह अब कुछ घबराहट ने ले ली थी। ये वो घबराहट थी जो हर लड़की उस वक्त महसूस करती है नए रिश्ते में बंधते वक्त उसके हाथों में कपकपाहट होती है, लब फड़फड़ाते हैं और भीगती आंखें सपने बुनने में लगी होती हैं। कुछ देर बाद बाबा अंदर दाखिल हुए थे। उनके हाथ में पेपर्स थे। उसका दिल रुका और फिर तेज़ी के साथ धड़कने लगा। हाथों में कपकपाहट उतर आई। उसने देखा बाबा के हाथों में भी कपकपाहट है। क्या बाप भी अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम जोड़ते हुए इसी कैफियत से गुजरता है? वो सोच रही थी। खोला, उसके बाप की आवाज़ भी मुर्ताज थी। उसके बाप की आंखों में आंसू भी थे। वो उनके करीब चली आई और मुस्कुराने की कोशिश की। वो उनका हाथ थाम कर उन्हें हौसला देना चाहती थी। वो कौन सा बहुत दूर जा रही थी, यहीं इसी शहर में तो थी। रोज़ उनसे मिलने आ जाया करेगी। खोला, बाबा ने उसकी तरफ देखा। क्या था उनकी आंखों में, क्या था उनके लहजे में कि खोला को एकदम खौफ सा महसूस हुआ। नहीं नहीं, सब ठीक है, उसे ही कोई वहम हुआ है। बाबा की आंखों में सिर्फ उसको विदा करने का सोचकर नमी है। बाबा का लहजा उससे बिछड़ने पर मुर्ताश हुआ जाता है। खोला, और फिर उनके मुंह से वो अल्फाज निकले थे, वो क़यामत थे। उसे वहम नहीं हुआ था, वाकई क़यामत आई थी। दुल्हन बनी खोला बिन्नत ज़ैद नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे हटी। वो कहता है निकाह नामे पर साइन करने से पहले इस पेपर पर साइन करो, वरना एक बाप पे ये कैसा वक्त आया था कि लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया था। वरना क्या बाबा? वो अपना पल्लू संभालती बाप की तरफ बढ़ी। उसकी चूड़ियाँ बज उठी। शायद कोई गीत गा रही थी। वरना वो बारात वापस ले जाएगा। उसे आज पता चला था कि सर पे आसमान गिरना किसे कहते हैं। आज शायद वो कुछ अंदाज़ा लगा सकती थी कि सूरे इसराफिल कैसा होगा। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार, जिनकी सबसे बड़ी मता, सबसे बड़ी दौलत उनकी इज़्ज़त थी। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, शागिर्द, कारी उनकी इज़्ज़त करते थे। मोहल्लेदार उनसे झुककर मिलते थे। वो आज झुकी नज़रों के साथ उसके सामने खड़े थे। मर क्यों ना गई वो ये दिन देखने से पहले। अपनी वजह से अपने बाप को इस हालत में देखकर उसने सोचा, खोला, सामिन भाई इतने गज़ब के लग। वर्दा कमरे में दाखिल हुई थी और जोश में बताते बताते ताया को सामने पाकर ज़ुबान दांतों तले दाबी। निकाह हो रहा है, उसने पेपर्स देखकर अंदाज़ा लगाया। मातम हो रहा है, खोला ने सोचते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी ही एक कोशिश उसके बाप ने भी की थी। गवाह कहाँ है? वर्दा ने कमरे में नज़र दौड़ाई। सूरत हाल समझ न आई तो बेहतर जाना कि कमरे से निकल जाए। बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और नज़र चुरा ली। खोला, तुम मजबूर नहीं हो, बाइख्तियार हो। उस वक्त खोला के दिल ने सस्सी की तरह ज़मीन के शक होने की ख्वाहिश की ताकि वो उसमें समा जाती। उसके बाप ने मैं ना कहता था जैसा कुछ ना जताया था। उसने भुगतो अब कहकर उसके सर पर से हाथ ना उठाया था। घूमते सर और खाली आंखों के साथ उसने बाप के दिए गए इख्तियार पर गौर करना चाहा, मगर सर नफ़ी में हिला। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार की बेटी की बारात वापस चली गई तो उनके सामने झुकी निगाहें उन पर उठने लगेंगी। लोग उनकी हंसी उड़ाने लगेंगे। लोगों की ज़ुबानें निश्तर बन जाएंगी। मौत अपने वक्त पे आएगी और ज़िंदगी हराम हो जाएगी। वो ये नहीं देख सकती थी कि उसका बूढ़ा होता बाप अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी इतनी अज़ियत में गुजारे। नहीं, हरगिज़ नहीं। और यूँ प्रोफेसर ज़ैद अब्सार की बेटी निकाह नामे से पहले एक मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए झुकी। उसकी चूड़ियाँ बज उठी थीं। शायद कोई गीत गा रही थी, नहीं शायद कोई नोहा पढ़ रही थी। जब उसे ज़ामिन मुस्तफ़ा के साथ लाकर बिठाया गया, हर निगाह में सताइश झिलमिलाई, हर ज़ुबान पर तारीफ़ उतरी। सब उसे बता रहे थे कि ज़ामिन मुस्तफ़ा दुल्हा बनकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल तक जो निगाह उन पर से हटती ना थी, आज उन पर उठी ना थी। झुकी नज़रों के साथ उनके पहलू में आ बैठी। दिल में कोई हलचल हुई न, लब आप ही आप मुस्कुरा उठे। जो कुछ भी था दिखावा ही था। लगता है एक खूबसूरत इत्तेफाक और होने वाला है। मुस्कुराहट में बसी एक सरगोशी सी। पत्थर बनकर बैठी बैठी खोला बिन्नत ज़ैद को आज समझ आ रही थी कि बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है और बेवकूफ़ कैसे बना जाता है। वो सारे हसीन इत्तफाकात। वाह ज़ामिन मुस्तफ़ा, तुम तो बड़े अदाकार निकले। मैं खोला बिन्नत ज़ैद, जो आज तक अपने आप को बड़ा समझदार बंदा शनास समझती रही, घंटा भर पहले मुंह के बल नीचे गिरी और ऐसी गिरी कि शायद कभी उठ ना पाऊँ। उसे अपने आप पर गुस्सा, बेतहाशा गुस्सा आया। सामिन भाई डरे मत, पी लें, दूध ही है। वर्दा दूध पिलाई की रस्म करते हुए कह रही थी, जो गिलास को मुँह लगाने से हिचकिचा रहे थे। हमें यकीन नहीं, पहले आप पीकर दिखाएं। अब्बास की शौकी हमेशा जैसी थी। काश मैं इस भरी महफिल में तालियों की गूंज में तुम्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे सकती ज़ामिन मुस्तफ़ा। जो शख्स घंटा भर पहले उसे बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहा था, वो राजा बना बैठा था। उसने आहिस्ता से नज़रें उठाकर हाल में फैले लोगों की तरफ देखा। उसे वहम सा हुआ, बेचारी, पढ़ाई लिखाई भी किसी काम ना आई। औरतें उसे तरहम भरी नज़रों से देख रही थी। बड़ी अक्लमंद समझती थी खुद को। हाँ,
औरत और अकल, ये किस दुनिया की बातें हैं। औरत से ज़्यादा कम अकली कोई और मखलूक नहीं। मर्द सीना चौड़ा करके उस पे हंस रहे थे। सैकड़ों शादियां देखी मगर ऐसी आज तक ना देखी। केटरिंग वाले आते जाते एक दूसरे के कान में कह रहे थे। खोला बिनत जैद को लग रहा था कि पूरा हाल उस पर हंस रहा है, उस पर तरस खा रहा था। पत्थर पर ज़रब लगी, पत्थर जैसी आंखों की सतह भीगने लगी। सामिन मुस्तफ़ा, माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें, कभी माफ़ नहीं करूँगी। साथ बैठे शख्स से उसे इतनी शिद्दत से नफ़रत महसूस हुई जितनी शिद्दत से 90 मिनट पहले मोहब्बत महसूस होती थी। आज लगता है बस तमाशा था, वो ताल्लुक़ जो बेतहाशा था। हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तख़य्युल में खुद तराशा था। नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाए वो दुआ मांग रही थी। कुछ मांग भी रही थी या बस यूं ही हाथ उठा रखे थे। उस वक्त वो खाली और ज़हन थी। उसे बस इतना याद था कि रब के हजूर खड़े होते ही ज़ब्त टूटने लगा था और सजदे में जाते ही वो टूट कर रो दी थी। वो क्या पढ़ रही थी, कितनी रकत अदा कर चुकी थी, उसे याद ना था। बार बार सजदा में गिर जाती और बस रोती जाती। जब ज़ामिन मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुए तो वो हालत सजदा में थी। उसकी हिचकियाँ, उसकी सिसकियाँ बर्दाश्त से बाहर हुईं तो वो टेरेस पर चले आए और सुकून महसूस किया कि आवाज़ यहाँ तक ना पहुँचती थी। जिस लड़की की हंसी पे दिल हारा था उस लड़की को यूँ रोता देखना बड़ी हिम्मत मांगता था। और फिर जब ऐसा हो कि उस आँख के हर आंसू, उसकी हर सिसकी की वजह भी आप हों तो मर जाने को जी चाहता है। और ऐसी ही किसी कैफियत में ज़ामिन मुस्तफ़ा खुद को पाते थे। उन्होंने सिगरेट सुलगाने के लिए लाइटर निकाला। हाथ में उनकी अंदरूनी कैफियत को जाहिर करती हल्की सी कपकपाहट थी। कश लगाते हुए उन्होंने सर उठाया। सामने पूरा चांद था। माहे कामिल की दीवानी ने आज की रात उनके साथ उनके पास खड़े होकर उस चांद को तकना था। लेकिन ये कल तक के ख्वाब थे। आज की हकीकत तो ये थी कि वो अंदर कमरे में सजदे में पड़ी रो रही थी। वो यकीनन अल्लाह से शिकवे कर रही होगी कि उसने कैसा शख्स उसके नसीब में लिख दिया। उन्होंने गहरा कश लेकर जहर अपने अंदर उतारा। कैसी बदनसीबी थी कि वो किसी के लिए शुक्र बनना चाहते थे और शिकवा बनकर रह गए। उन्हें ये स्टेटस मंजूर ना था। उन्हें खोला की निगाह में फिर से उठना था। सिगरेट अभी आधा बाकी था जब उन्होंने एक नए जज्बे के साथ रेलिंग के साथ रखी बिन में उछाला और कमरे में आ गए। कमरे की बत्ती गुल कर दी गई थी। टेरेस से आती मध्यम रोशनी में वो देख सकते थे। वो आंखों पर एक बाजू रखे चित लेटी थी, यानी कि वो उन्हें समझा रही थी कि वो भूल जाएं कि वो एक दुल्हा है और उन्हें अपनी दुल्हन से बहुत कुछ कहना है। वो जो कुछ कर चुके थे उसके रद्द-ए-अमल में कुछ भी हो सकता था। उन्होंने स्याह शेरवानी के बटन बंद करते हुए सर पर सुर्ख कला रखते हुए ये तक सोच लिया था कि बारात जब वापस आएगी तो दुल्हन के बिना आएगी। उन्होंने प्रोफेसर ज़ैद अब्सार को तन्हाई में बुलाते हुए खुद को उनका थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार कर लिया था, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ था। उन्हें आज पता चला था कि बेटी की बारात वाले दिन बाप सिर्फ बाप होता है, कोई असूल पसंद प्रोफेसर नहीं, कोई हक सच की बात करने वाला कलमकार नहीं, वो सिर्फ बाप होता है। हाँ ठीक है, उन्होंने हर तरह के रद्द-ए-अमल का सोचा था, फिर भी उन्हें अफसोस सा हुआ। क्या वो उन्हें कुछ कहने का एक मौका भी नहीं देना चाहती थी? ड्रेसिंग रूम में ज़मीन पर पड़े अरूसी जोड़े को देखकर भी झटका सा लगा। उसकी कई चूड़ियाँ उनके कदमों तले आकर शोर मचाने लगीं। कई चूड़ियाँ और जेवरात वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े भी देख चुके थे। उन्होंने झुककर अरूसी लिबास उठाया और उसे सलीके से वार्डरोब की जीनत बनाया। लिबास तब्दील करके वो कमरे में आए तो वो यूं ही उसी जाविये पर लेटी थी। वो भी बेड पर लेट गए। रात लम्हा लम्हा बीतने लगी। दोनों जानते थे कि दोनों जाग रहे हैं। ज़ामिन ने करवट बदली। वो उनके इतने करीब थी कि उसके सांस का ज़ेरो बम महसूस होता था। ज़ामिन मुस्तफ़ा के लिए बहुत मुश्किल हुआ कि वो उससे खुद दूर रह सकें। खोला, उन्होंने हाथ बढ़ाकर आंखों पर रखा, उसका बाजू हटाया और उसका हाथ थाम लिया। कुछ मर्दानगी निकाह के वक्त दिखा ली, बाकी अब दिखा लें ज़ामिन मुस्तफ़ा। यख लहजा, अंगारे जैसे लफ्ज़। ज़ामिन मुस्तफ़ा जान गए थे कि बेशक मुँह पर प्रोफेसर ज़ैद अब्सार का थप्पड़ नहीं पड़ा। बारात दुल्हन को लेकर वापस आई थी, मगर आगे के मरहले बर्फ़ का वो ग्लेशियर थे जिसको पिघलाने के लिए बड़ी उम्र दरकार थी। उन्होंने खोला का हाथ छोड़ दिया। वो बहुत देर से यहाँ खड़ी थी और दूर ठाठे मारते समंदर को देख रही थी। सवेरा किस साहिल पर तुलू हुआ था जहाँ तूफ़ानी मौजें आईं और अपने संग हर मुसरत, हर उमंग, हर उम्मीद बहाकर ले गईं और किनारे पर बिखरी रह गईं टूटे ख्वाबों की किरचियाँ। कंवार को हमारा सलाम। वो चौंकी और मुड़कर पीछे देखा। मुर्ख कमरे के वस्त में खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो गहरा सांस लेते हुए पलटने लगी जब निगाह रेलिंग के निचले हिस्से से झांकते सब्ज पत्तों पर पड़ी। वो ठिठक गई। गुलाबी और सफ़ेद फूलों की बेल बस मंजिल तक पहुंचने को थी। कुछ देर को सांस रुकी, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए वो बेडरूम में चली आई। कैसी हैं भाभी? हमारे भाव ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया?
मुर्ख के अंदाज में शोखी और शरारत थी। वह ऐसे सवालों का जवाब दे सकती थी और ना ही शर्मा सकती थी। मुस्कुराने की कोशिश कर सकती थी और वो उसने की। भाऊ कहाँ है? इस सवाल का जवाब भी वो ना दे सकती थी, क्योंकि जब वो जागी थी तो जामिन मुस्तफ़ा को कमरे में ना पाया था। ओह अच्छा, समझ गई कहाँ गए होंगे। मुर्ख ने खुद ही अंदाज़ा लगाया और वार्डरोब की तरफ चली आई। भाभी, मैं आपके लिए ड्रेस निकाल रही हूँ, अच्छा सा तैयार हो जाएं। क्यों? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। क्यों? कमाल करती हैं भाभी। कंवार हैं भाई आप तो, कंवार दिखना भी चाहिए। मुझे सिंपल ड्रेस इजी रहता है। मुर्ख के हाथ में शिफॉन का गुलाबी रंग का कामदार सूट देखकर वो चकराई। अरे भाभी, कुछ दिन तो हमें भी अपने चाह पूरे कर लेने दें, फिर पहन लीजिएगा जो आपका दिल चाहेगा। गोट से मेहमान पहुंचने वाले हैं, उनको बताना तो ना पड़े कि कंवार कौन सी है। मुर्ख अब जेवरात का डब्बा खोल रही थी। मैं ये सब नहीं पहन सकती, उसने मरा मरा सा एहतजाज किया। उसी लम्हे जामिन मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुए। भाऊ कहाँ चले गए थे आप? उन्होंने मुर्ख के सवाल का जवाब देना ज़रूरी ना समझा और सोफ़ा पर बैठकर जागर्स के तस्मे खोलने लगे थे। कब्रिस्तान गए थे। अब भी कोई जवाब ना मिला था। मुर्ख को शायद आदत थी जामिन के ऐसे रवैये की, इसलिए वो बुरा माने बगैर उन्हें गौर से आने वाले मेहमानों के बारे में बता रही थी। मैं भाभी से कह रही हूँ कि अच्छा सा तैयार हो जाएं, और ये हैं कि नखरे दिखा रही हैं। है ना, आपकी दुल्हन आप जैसी ही हैं। मुर्ख अपने मखसूस अंदाज में बोली। मुस्तफ़ा अमीन और उनके ख़ानदान के लिए नुमाइश बनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो उसका जी चाहता है वही पहने। संजीदगी से कहकर वाशरूम में चले गए। दोनों एक जैसे। आपसे ज़रा उम्मीद थी, मगर शादी होते ही आपने भी नज़रें फेर ली। मुर्ख जेवरात के डब्बे वापस करते हुए मलोल से अंदाज में बोली तो खोला मज़ीद बेनियाज ना बनी रह सकी। तुम जो कहोगी मैं वही पहनूंगी, खफा मत हो। जी नहीं, जो आप चाहेंगी वही पहनेंगी, साईं का हुक्म है। वो फिर वैसे की वैसी। उसके लिए यही बहुत था कि खोला ने चाहे उसका दिल रखने को कहा तो सही। तुम कभी कोई काम भी कर लिया करो। नाश्ता किसने बनाना है? अब्बास ने दरवाजे पर दस्तक दी और अब वहीं एस्तादा मुर्ख को घूर रहा था। जुलेखा बना रही है। जुलेखा? वो तुम्हारी गोट से लाई हुई खादिमा, वो बनाएगी भाभी के लिए नाश्ता। पहले उसे ट्रेनिंग तो दो। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आती हूँ नहीं, जाती हूँ। बोलो और जाओ। मैदा पराठे और कीमे को तरस रहा है। मुझे पहले ही पता था। भाभी का तो सिर्फ नाम है, पेट में चूहे तो तुम्हारे दौड़ रहे होंगे। मुर्ख बड़बड़ाती हुई उठी। अब चूहे बेचारे घर में भी ना दौड़ें, पेट में भी ना दौड़ें। वकील साहबा, इंसाफ है भला ये कोई? उसने एक तरफ होकर मुर्ख को जाने का रास्ता दिया और ख़ुद चूहों के लिए इंसाफ मांगा। खोला बेइख्तियार मुस्कुरा दी। उफ, मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती हैं आप। भाऊ पे भी ज़रा होमवर्क कर लीजिएगा। खोला को अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखना मुश्किल हुआ। वो सामने रखा हुआ जेवर का डब्बा यूं ही खोलने और बंद करने लगी। जामिन बाथ लेकर निकल आए थे और तौलिया कंधे पर डाले ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़े हुए थे। बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, नाश्ता आप दोनों के साथ करेंगे। अब्बास ने असल में जो पैगाम देने आया था वो देकर जाने को मुड़ा। उन्हें हमारा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। बाबा डायबिटिक हैं, उन्हें ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइएगा, अब्बास ने पलट कर कहा। उसने जैसे जामिन की बात सुनी ही ना थी। उन्होंने सख्ती से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर आईने में उस यारे मन के अक्स पर जो निगाह पड़ी तो चुप रहे। अब्बास जा चुका था और वो जेवरात के डब्बे फिर से खोलकर उनमें से कोई निस्बतन छोटा सेट देख रही थी, जो वो अभी पहनकर मुर्ख को खुश कर सके। जामिन मुस्तफ़ा के हाथ पालों में चल रहे थे और निगाहें उसी पर थीं। मुस्तफ़ा अमीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठी खोला जामिन मुस्तफ़ा का इम्तिहान ले रही थी। सुनहरी गोटे के हल्के से काम वाले प्याजी रंग के प्योर शिफॉन के लिबास में सोने का छोटा सा सेट पहने वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उनकी निगाहें बेखुद होकर उस पर उठती और हटाना बेहद मुश्किल हो जाता। खोला की निगाह जब भी उन पर उठी उन्हें अपनी तरफ देखते पाया, मगर दिल में कोई हलचल ना मची। कल निकाह के वक्त उनके बीच रिश्ता जुड़ा था और उसके दिल और जामिन मुस्तफ़ा के बीच रिश्ता टूट गया था। गुलाम नबी, चलते हो गोट? मुस्तफ़ा अमीन ने उस शख्स को पुकारा जो मेज़ पर बर्तन लगा रहा था। गुलाम नबी कहीं नहीं जाएगा, जामिन ने फ़ौरन संजीदा लहजे में कहा। गुलाम नबी ने बारी बारी उन दोनों का चेहरा देखा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। चलो ठीक है, फिर इसकी घरवाली को भी बुलवा लो, अब तो दुल्हन आ गई है, इसको भी ज़रूरत होगी। मुस्तफ़ा अमीन का लहजा उतना ही नरम और उतना ही प्यार भरा रहा। जामिन खामोश रहे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वलीमा गोट में होता, लेकिन खैर, शहर में रहने वालों को गोट का माहौल और इंतज़ामात मुतमईन नहीं करते। जामिन ने होंठ भींचे और मुस्तफ़ा अमीन की तरफ देखने से एतराज़ किया, वरना उन्हें आँखों में ये तहरीर, ये सवाल वाज़े नज़र आता। क्या वाकई वजूहात यही हैं जो आप बता रहे हैं? हिम्मत है तो मेरी दुल्हन को सच बता कर देखें। खैर से वलीमा हो जाए तो आना, अब मैं हवेली में अपनी बहू और बेटे की राह देखूंगा। मुस्तफ़ा अमीन ने भी बेटे की तरफ ना देखा था और खोला की तरफ मतवज्जा रहे थे,
जो इस ख्वाहिश के इजहार पर महज मुस्कुरा कर रह गई थी। गोट से कई गाड़ियाँ आई थीं। मुस्तफ़ा अमीन की 2 बीवियाँ, बच्चे, बहन, भाई और उनके बच्चे, इसके अलावा उनके ख़ानदान बिरादरी के और मेहमान भी थे, जिनके ठहरने का इंतज़ाम किसी गेस्ट हाउस में किया गया था। मुस्तफ़ा अमीन की छोटी बेगम नाराज़गी के इजहार के तौर पर नहीं आई थी कि उन्हें शादी में क्यों नहीं ले जाया गया। अब वलीमा अटेंड करती है उनकी जूती। ज़ामिन के दोनों बड़े भाई और उनकी वालदा भी नहीं आए थे। ये सब उसे मुर्ग के ज़रिए पता चला था। मुर्ग की वालदा पहले की तरह चुपचाप सी बैठी थी। उसकी दोनों बहनें अपने बच्चों में मगन थीं, मगर मुर्ग की तरह खुश इखलाक़ी के साथ मिली। अब्बास की वालदा बीमार थीं। वो आते ही उनके सर पर प्यार देकर आराम करने चली गई थीं। अब्बास की एक भाभी और भाई भी आए थे। नाश्ता करने के बाद उसने काफ़ी वक्त उनके बीच गुजारा। सादा से लोग थे, कोई मलम्मा नहीं था चेहरों पर। पसंदीदगी भी साफ झलक रही थी और नापसंदीदगी भी। ये वो लोग थे, वो ख़ानदान था जिसके बारे में बाबा बहुत से खदशात का शिकार थे, जिनके रीतो रिवाज से वो डरते थे, जिनकी नाम निहाद गैरत उन्हें दहला देती थी। आज उसे उन सबको देखकर, उनके बीच बैठकर एहसास हो रहा था कि ये सब इतने बुरे नहीं हैं, इतने ख़तरनाक नहीं हैं जितने बुरे और ख़तरनाक ज़ामिन मुस्तफ़ा खुद हैं। वलीमा शहर के बेहतरीन बैंक्वेट हॉल में हो रहा था। आज उसने तैयार होते हुए भी आईने में अपने आप को बार बार देखने की जुस्तजू ना की थी। अपने आप को ब्यूटिशन के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मुल्क ने किसी और ब्यूटिशन से अपॉइंटमेंट लिया था, वरना उसका इरादा पहले यही था कि वह वलीमे के लिए भी बेला से तैयार होगी। अब वह दिल में शुक्र कर रही थी कि बेला उसे तैयार नहीं कर रही थी, वरना आज होला बिन्नत ज़ैद का चेहरा उसे कोई और कहानी सुनाता। अब्बास उसे और मुर्ग को पार्लर छोड़ने आया था। उसे लगा था कि वापस भी वही लेने आएगा, मगर ज़ामिन मुस्तफ़ा को देखकर एक पल के लिए उसके कदम वहीं रुके थे। मोबाइल पर किसी से बात करते हुए ज़ामिन भी वहीं मेस्मराइज़ हुए। कैसी लग रही हैं मेरी भाभी? मुर्ग शौक़ी से पूछने लगी। नरम सी मुस्कुराहट ज़ामिन के होंठों को छू गई थी। रस्ते भर भी उनकी निगाहें पिछली सीट पर बैठी अपनी दुल्हन पर भटकती रहीं। हाल पहुंचकर उन्होंने गेट खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो ये हाथ थामना नहीं चाहती थी। इस हाथ ने उसे बेदर्दी से अंधेरी खाई में धकेला था। वो ये हाथ हरगिज़ थामना नहीं चाहती थी, मगर ज़ामिन ने उसे फ़ैसले का मौका ना दिया था। उन्होंने उसका बाजू थाम लिया था। वो गाड़ी से बाहर आए तो मुर्ग ने पास आकर दोनों का तनकीदी जायज़ा लिया। ज़ामिन उसका हाथ थामकर बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए थे। हर निगाह उन पर जम गई थी। हर ज़ुबान से बेइख्तियार माशाअल्लाह, वाओ, ज़बरदस्त, चाँद सूरज जैसे अल्फाज निकले थे। ये दिन, ये वक्त खौला का बड़ा दिन था। उस दिन की सोच ने ही, ख्याल ने 1000 बार उसके लबों पर मुस्कुराहट बखेरी थी, मगर आज जब वो वक्त, वो लम्हे उसके साथ थे तो वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उस शख्स के हाथ से अपना हाथ छुड़वा कर भाग जाना चाहती थी। वो ऐसा ही करती अगर वो सिर्फ ज़ामिन मुस्तफ़ा की बीवी होती, मगर वो प्रोफेसर ज़ैद अब्सार की बेटी थी, और प्रोफेसर ज़ैद अब्सार की बेटी के हाथ छुड़ाकर भाग नहीं सकती थी। उसे अपने बाप की झुकी निगाहें, झुके कंधे हरगिज़ कबूल न थे। लोग उसे बता रहे थे कि वो ग्रे और टील ब्लू ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है, और वो मुस्कुराकर तारीफ़ें वसूल कर रही थी। वो मामा और बाबा का इंतज़ार कर रही थी। वो उन्हें देख लेना चाहती थी। उसे इस वक्त तवानाई की ज़रूरत थी, और मामा बाबा के चेहरे से ज़्यादा उसके लिए तवानाई का मंबा भला और कहाँ हो सकता था। हाल में बिखरे ये सब लोग तो उसे ज़ामिन मुस्तफ़ा के लोग लग रहे थे। यहाँ तक कि आज उसे अक्सा भी अपनी ना लग रही थी। वो इस कदर बदगुमान हो रही थी कि उसे लग रहा था कि ज़ामिन मुस्तफ़ा के ड्रामे में उसने नहीं तो तैमूर ने तो कोई रोल ज़रूर ही प्ले किया है। मामा, वर्दा, मामू, मामी, ताई और फुप्पो वाले आ गए थे। उसकी निगाहें बाबा को तलाशती रहीं, मगर वो तो आए ही नहीं थे। ज़ैद थक गए थे बहुत, और तुम्हारे ताया के पास भी तो रुकना था ना किसी को। तुम्हें तो पता है उनकी तबीयत जब से आए हैं ठीक नहीं है। भतीजी की शादी ना होती तो वो भला निकलते इस हाल में घर से। मामा की दी हुई तो जी उसके हलक से ना उतरी थी। उसे ताया से ज़्यादा बाबा की फ़िक्र थी। बाबा ठीक तो है ना? उसने वर्दा से, मामी से भी पूछ लिया था, और फिर फुप्पो से पूछा। कुछ तबीयत ठीक नहीं उनकी, तुम्हारी रुखसती के बाद से कमरे में चुप चुप से पड़े हैं। फुप्पो ने असल बात बता दी थी, और उसका इतने बड़े हाल में दम घुटने लगा था। वो सेकंड से भी कम वक्फे में उनके पास पहुंच जाना चाहती थी। सरवत मुस्तफ़ा अमीन की जिस बीवी के बारे में सोच सोच कर वलीमा की तकरीब में आने से घबरा रही थी, वो तो आई ही नहीं थी। मुर्ग की वालदा एक कोने में चुपचाप बैठी रहीं, और अब्बास की वालदा दूसरे कोने में। ज़र्क बर्क सूट पहनकर, सोने चांदी के भारी जेवरात पहनकर भी वो शहर के पढ़े लिखे लोगों में आकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगे थे। वो मामी के किसी सवाल का जवाब दे रही थी जब वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हेलो भाभी। ये आवाज़ वो बआसानी पहचान सकती थी। ये आवाज़ उनमें से एक थी जो वो कभी सुनना नहीं चाहती थी। होप यू आर फाइन, हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। वो खबासत भरी हंसी सुनकर वो उसका मुंह नोच लेना चाहती थी।
हमारे बीच एक रिश्ता है, आपने तो कभी बताया ही नहीं। उसके हर अंदाज से कमीनगी टपक रही थी। खौला बिन्नत ज़ैद ज़िंदगी में कभी इतनी बेबस ना हुई थी जितनी इस मोहब्बत के पीछे हुई थी। अब ऐसे ऐसे घटिया नीच लोग उसके मुंह लगने लगे थे जिनको वो अपने पैरों तले रखती आई थी। उसका सब्र जवाब देने लगा। वलीमा के इख्तिताम पर वो मामा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। हम कल आ जाएंगे, सामिन ने शाइस्तगी के साथ कहा। नहीं, मुझे अभी बाबा के पास जाना है। मामा ने बेटी को तनबीही निगाह से देखा। ठीक है, तुम भले जाओ। सामिन ने इजाज़त दी तो फूफी और मामी ने एक बार फिर बहुत रश्क के साथ खौला की तरफ देखा। मामी ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो भी अपनी बेटी को वकील बनाएंगी, उसकी किस्मत भी संवर जाएगी। सरवत उसे अपने साथ ले जाने में मुताम्मल थी। वो चाहती थी कि जामिन अपनी पूरी रजामंदी के साथ उसे भेजें या खुद लेकर आएँ, भले 2-4 दिन बाद ही सही। खौला उनकी तनबीही नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी में बैठकर उसने जामिन को टेक्स्ट किया था, मेरे बाबा को कुछ भी हुआ ना जामिन मुस्तफ़ा, तो याद रखें मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक दिन में उसका बाप बूढ़ा हो गया था। उसे जामिन मुस्तफ़ा से शदीद नफ़रत महसूस हुई। बड़े से बड़े असर व रसूख रखने वाले बंदे को मिनटों में उसकी औकात दिखा देने वाली, बड़े से बड़े गुंडे बदमाश से निपट लेने वाली ना जानती थी कि एक दिन एक शख्स शराफत और नजाबत का लिबादा पहन कर आएगा और बाप बेटी को हिला कर रख देगा। बड़ी किस्मत वाली है खौला हमारी, इतना अच्छा खूबसूरत पढ़ा लिखा दुल्हा मिला, इतने पैसे वाला ख़ानदान। सुना है जामिन मुस्तफ़ा की अपनी फैक्ट्री है और इतनी सारी ज़मीनें। उनकी हर औरत ने इतना जेवर पहन रखा था जितना हमारे पूरे ख़ानदान का मिलाकर ना हो। उसकी फूफी, मामी और ताई सबके नज़दीक वो बहुत खुशकिस्मत थी। उसकी खुशनसीबी को जांचने के पैमाने सबके अलग अलग थे। मामा ये तबसरे सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो और बाबा खामोशी के साथ सुन रहे थे। उसने बाबा का हाथ थाम रखा था। पता नहीं ये उनको तसल्ली देने का तरीका था या खुद उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। खौला, आप थक गई होंगी, आराम कर लें। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे उस मुश्किल से निकाला और बाकी सबको भी आराम करने की ताकीद करने लगे जिन्हें सुबह सवेरे वापसी के लिए निकलना था। वो उठकर अपने कमरे में चली आई। ग्रे और टील ब्लू उसके वलीमे का कीमती जोड़ा यूं ही बेड पर पड़ा था। इस जोड़े को बनवाते वक्त उसके साथ बहुत से जज्बात वाबस्ता थे। जब बनकर आया था तो मुस्कुराते हुए, बहुत नरमी से उस पर हाथ फेरते हुए, कपड़े की और उस पर हुए काम की डेलिकेसी को महसूस करते हुए उसने इस मंजर का तसव्वुर किया था जब जामिन मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थाम रखा होगा और वो किसी राजकुमारी की तरह सहज सहज कदम उठाती आगे बढ़ रही होगी। हर निगाह उन दोनों पे होगी, मगर उन दोनों को एक दूजे के सिवा कुछ और नज़र ना आता होगा। वो रोना नहीं चाहती थी मगर रो दी थी। घुटनों पर बाजुओं का हाला बनाए, उनमें सर दिए नीचे सोफ़े के पास बैठी वो बहुत देर तक रोती रही। ये क्या हो गया था उसके साथ? खुद को चेहरा शनास समझने वाली, खुद को ज़माना शनास कहने वाली बुरी तरह से मार खा बैठी थी। सच कहते हैं गरूर रास नहीं आता किसी को, और वह मगरूर थी। ये और बात कि वो उसे अपना गरूर नहीं एतमाद कहती थी। निगाह उठाकर बंदे को पहचान लेती थी। सच शुक्र कि उसकी जहनी हालत अभी सही थी, वरना खुद पर यूं ही कह लगाती। दरवाज़ा बहुत आहिस्तगी के साथ खोला गया तो उसने जल्दी से सर उठाकर अपनी आंखें और भीगा चेहरा साफ करके अंदर दाखिल होने वाले को देखा। सामने बाबा थे। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। उसने उस प्यारे शख्स को बेबसी के ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया था जहाँ इंसान खुद को लहद में पाता है, जहाँ उस पर मिट्टी भर भर डाली जाती है। बाबा आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके पास वहीं नीचे आ बैठे। कुछ देर यूं ही बैठे रहे। वो उससे कोई बात करना चाहते थे मगर लफ्ज़ थे कि आंखों के सामने नाचते फिरते और ज़ुबान से अदा ना हो पाते। वो यूं ही निगाह नीचे किए बैठी रही। फिर उसने अपने सर पर एक हाथ महसूस किया। उस हाथ की तासीर ऐसी थी कि जब भी उसके सर पर फेरा गया उसकी हर फिक्र और हर कुल्फत दूर हुई थी। जब भी उस हाथ ने उसका हाथ थामा था उसे एक नई ताकत मिली थी, और जब भी उसने खुद उस हाथ को थामा था उसे मुश्किल में एक नई राह सुझाई दी थी। वो सर पर रखे उस हाथ को थाम कर चूमने लगी, रोने लगी, और जब दर्द हाथ से बढ़ने लगा तो उनके सीने से जा लगी। उस सीने से वो जब भी लगी थी हर गम से बेगम हुई थी। मैं तुम्हें कभी उस रात कलम ना चलाने देता, लेकिन डर गया था खौला मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप डर गया था। एडवोकेट खौला बिनते ज़ैद की बारात वापस चली गई तो उसके सामने झुकी निगाहें उन पर उठने लगेंगी। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगेंगे। लोगों की ज़ुबानें निश्तर बन जाएंगी। मौत अपने वक्त पर आएगी और ज़िंदगी हराम हो जाएगी। खौला ने सर उठाकर उन्हें देखा। मैं ये नहीं देख सकता था कि मेरी बेटी अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी इतनी अज़ियत में गुजारे। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो उन्हें देखती रही, गो के आंसुओं से भरी आंखों से कुछ वाज़े नज़र ना आता था, फिर भी वो उन्हें देखती रही। उस रात बेटी ने अपने बाप की खातिर अपनी मौत के नामे पर कलम चलाया था और बाप ने बेटी के लिए जहर का प्याला पिया था।
خولا اب تم واپس نہیں جاؤ گی۔ اسے بابا کی بات سمجھ نہیں آئی تو آنکھیں صاف کیں تاکہ پانی کا پردہ ہٹے اور وہ ان کا چہرہ صاف دیکھ کر اندازہ کر سکے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تم ضامن مصطفیٰ سے طلاق لے لو۔ بابا کا لہجہ چٹان سا تھا اور وہ آنسو پہنچنا بھول گئی تھی۔ ثروت کے بھائی بھابھیوں اور ان کے بچے اور پروفیسر زید ابصار کے بڑے بھائی پما اہل و عیال علی صبح چلے گئے تھے۔ ان کی بہن اور اس کے میاں نے شام کی ٹرین سے نکلنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ثروت نند کے ساتھ کوئی مارننگ شو دیکھنے لگی تو پروفیسر صاحب حسب عادت اخبار لے کر بیرونی باغیچے میں چلے آئے تھے۔ اخبار تو بس یوں ہی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ہر خبر، ہر تصویر بیٹی کا چہرہ بنی ہوئی تھی۔ کاش پرسوں کا دن میری بیٹی کی زندگی سے نکل جائے اور زندگی پھر سے اس کے لیے پہلے جیسی ہو جائے۔ وہ پریکٹیکل بندہ آج معجزوں کی دعا کر رہا تھا۔ آنکھ میں پانی بھرایا اور سیاہ لفظ دھندلانے لگے تو چشمہ اتار کر وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگے۔ اسی وقت ضامن مصطفیٰ کی گاڑی سامنے آ رکی تھی اور اب وہ اتر کر ان کی طرف آ رہے تھے۔ پروفیسر زید ابصار یہ شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ سلام کا جواب فرض نہ ہوتا تو وہ کبھی جواب نہ دیتے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر ضامن مصطفیٰ کی طرف دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ وہ خود ہی سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پروفیسر زید ابصار نے اب کے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سامنے بیٹھا شخص یوں نارمل تھا جیسے پرسوں کا دن اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ کوئی اور ہی ضامن مصطفیٰ تھا جس نے نکاح نامے کے ساتھ ایک اور کاغذ ان کی طرف بڑھایا تھا اور ایک باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا؟ ضامن نے انہیں خود کی طرف یوں دیکھتا پا کر نگاہیں جھکا لیں۔ پرسوں بھی انہوں نے یہ نگاہیں جھکائی تھیں، مگر کیا فائدہ؟ ان کا مسخ چہرہ تو سامنے تھا نا۔ بہتر یہ ہوتا کہ وہ اس چہرے سمیت کہیں روپوش ہو جاتے۔ میں خولا کو لینے آیا ہوں، ضامن آہستہ سے بولے۔ یہ خولا کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے ساتھ جائے گی یا نہیں۔ ان کا لہجہ چٹان جیسا سخت تھا۔ کیا مطلب؟ ضامن اس جواب کی امید قطعی نہیں رکھتے تھے۔ ضامن مصطفیٰ، آج میں اتنا مجبور نہیں جتنا پرسوں تھا۔ ان کے لہجے اور انداز سے ضامن کو خوف محسوس ہوا۔ پرسوں والا مجبور اور لاچار باپ ان کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ اور ٹانگیں اس خوف سے کانپ رہی تھیں کہ اس کی بیٹی کی بارات واپس چلی گئی تو کیسی قیامت آئے گی۔ اس وقت ان کے سامنے وہ پروفیسر زید ابصار بیٹھا تھا جو اتنا مجبور و لاچار ہرگز نہیں تھا جتنا ایک بیٹی کا باپ آخری دم تک ہوتا ہے۔ بیٹی کی بارات واپس چلی جائے تو دنیا بھولتی نہیں، ساری عمر انگلیاں اٹھاتی ہے اس کے چلن پر، مگر شادی کے دوسرے دن لڑکی گھر واپس آ جائے تو دنیا انگلی اٹھاتی ہے مرد پہ۔ تم سمجھ رہے ہو نا ضامن مصطفیٰ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پروفیسر زید ابصار کیا کہنا چاہ رہے تھے، دنیا کیا کہے گی، انہیں کیسی استہزاء بھری نظروں سے دیکھے گی۔ انہیں اس وقت ایسی کوئی پرواہ تھی، نہ ہی ڈر۔ اس وقت ایک ہی ڈر ان کی جان لے رہا تھا۔ میں خولا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کوئی بھی ڈسٹرب کرے۔ کئی راتوں سے جاگ رہی ہے وہ۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا اور شاید ارادے اس سے بھی زیادہ بے لچک۔ میں انتظار کر لیتا ہوں۔ ضامن گیٹ کی طرف بڑھے۔ پروفیسر صاحب نے اخبار آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ یہ اور بات کہ ہر خبر، ہر تصویر بیٹی کا چہرہ بنی ہوئی تھی۔ ٹی وی دیکھتی ہوئی ثروت داماد کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میں تو تمہیں ناشتے پر بلانا چاہ رہی تھی، مگر زید نے کہا کہ تمہاری طرف ابھی مہمان ہیں، اس لیے تمہیں تنگ نہ کروں۔ انہوں نے ضامن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ضامن کو اب اس گھر میں والہانہ استقبال کی امید نہ رہی تھی، اس لیے حیران ہوئے اور دل ہی دل میں شکر بھی ادا کیا۔ خولا نے بھی ابھی ناشتہ نہیں کیا، تمہارے بابا نے جگانے نہیں دیا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، تم اسے جگاؤ، بہت سو لیا، دونوں ناشتہ کر لینا، دیکھو بھلا میری بھی عقل۔ ثروت نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تمہیں خولا کے کمرے کا کیا پتہ؟ تم بیٹھو، میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ نہیں، مجھے اندازہ ہے، میں چلا جاتا ہوں، وہ فوراً بولے۔ انہوں نے عافیت جانی تھی کہ ماما خود انہیں خولا کے کمرے میں بھیج رہی تھیں، وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ ثروت کے بتانے پر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ خولا کو ٹیرس پر 2-3 بار دیکھا تھا، اس لیے اندازہ تھا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے۔ انہوں نے آہستگی کے ساتھ ایک دروازہ کھولا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں اور کھڑکیوں پر پردے تھے، جن کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ جب ان کی آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو بیڈ کو خالی پایا۔ وہ شاید غلط کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ مڑنے لگے جب ان کی نظر سامنے پڑی۔ وہ بیڈ روم صوفہ کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کی گردن ترچھی سی صوفے کی سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ گہری نیند سوئی ہوئی وہ بہت پیاری، بہت معصوم اور بہت اپنی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے چلے گئے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، جس کے بنا اب وہ جینے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ پروفیسر زید ابصار نے آتے ہی ان کے دل میں جو ڈر پیدا کر دیا تھا،
मामा से मिलने के बाद और ये चेहरा देख लेने के बाद वो डर ज़ायल होने लगा था। खौला मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता तो ये भी मेरे बिना नहीं रह सकती। खूबसूरत एहसास के साथ वो 2 कदम और आगे बढ़ आए थे और उन्होंने झुककर उसके चेहरे पर बोसा दिया और नहायत आहिस्तगी के साथ उसके चेहरे पर आए बालों को परे किया और नरमी से उसके चेहरे पर उंगली फेरी। खौला में हरकत पैदा हुई। जामिन परे नहीं हुए थे, वो उस पर झुके रहे थे। उसने अपनी आंखें खोल दी थी। उसके सामने वो शख्स खड़ा था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिसके बिना जीने का वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी। वो उन्हें देखती चली गई। बहुत से लम्हे बीत गए। ऐसे यहाँ गैर आरामदेह तरीके से क्यों सोई हो? बेड पर आराम से जाकर सो जाओ, वो नरमी से उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कह रहे थे। बस रात यूं ही बाबा से बातें करते, बालों को जूड़े की शक्ल में बांधते हुए उसे झटका लगा और दिल फरेब ख्वाबों ने फरेब से जगा दिया। वो जाग गई थी। वो जामिन मुस्तफ़ा के ट्रांस से बाहर निकल आई। वो एक झटके के साथ उठी तो जामिन भी सीधे खड़े हो गए। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जामिन मुस्तफ़ा की निगाह में नर्म सा मोहब्बत भरा तासुर था, जबकि खौला की नज़रों में अजनबियत थी। जामिन मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाली खौला सोई रह गई और ये गैर सी खौला उठकर उनके सामने आ खड़ी हुई। फिर वो मुड़ी और वाशरूम चली गई थी। हाथ मुंह धो लेने के बाद भी वो बहुत देर तक वहीं वाशरूम में खड़ी रही और जब उसे यकीन हो गया कि जामिन मुस्तफ़ा अब जा चुके होंगे तो वो कमरे में चली आई, मगर वो तो सामने ही था, उसके बेड पर आराम से नीम दराज। वो उन्हें नज़रअंदाज करके कमरे से निकलने लगी तो उन्होंने उसका इरादा भांप कर खड़े होकर उसका रास्ता रोका और उसे बाजू से पकड़ लिया। खौला, हमें बात करने की ज़रूरत है। आप क्यों आए हैं? उसकी आंख और उसका लहजा बरहम था। अपनी बीवी को लेने। ये बात आप बाबा के सामने कहें। कह चुका। उनसे मुलाकात हुई आपकी? उसने गौर से उनकी सूरत देखी। जी। फिर आई मीन क्या बात हुई? बात क्या होनी है, बस अंदाज़ा हुआ है। उन्होंने गहरा सांस लिया। कैसा अंदाज़ा? बाकी की उम्र बाप बेटी की धमकियां सुन सुनकर गुजरने वाली है। वो मुस्कुराए। ये काम आपके हैं, हम धमकियां नहीं देते। रात आपका मैसेज तो कुछ ऐसा ही था। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं जामिन मुस्तफ़ा। मैं ये कह रही थी कि हम धमकियां नहीं देते, हम कर गुजरते हैं। लफ्ज़ों से ज़्यादा उसके अंदाज में कुछ ऐसी बात थी कि वो ठिठक उठे। इससे पहले कि वो खुद को कुछ कहने के काबिल पाते, दरवाजे पर दस्तक हुई और सरवत अंदर दाखिल हुई थी। खौला उठी नहीं। उसे सामने ही देखकर उनका जुमला अधूरा रह गया। आओ बेटा, दोनों नाश्ता कर लो। मामा, मैं खौला को लेने आया हूँ। बात उन्होंने मामा से की थी, मगर देख खौला को रहे थे। ज़रूर बेटा, तुम्हारी है खौला, जब चाहे लेकर जाओ। जामिन मुस्तफ़ा मुस्कुराए। उन्होंने सही अंदाज़ा लगाया था। इस घर में मामा वो वाहिद हस्ती थी जो उनको फेवर दे सकती थी। खौला सर झटक कर कमरे से निकली तो वो भी मामा के साथ बाहर आ गए।